जय हिंद बच्चों, कक्षा 7वीं की हिंदी व्याकरण की पाठ्य पुस्तिका हिंदी व्याकरण वाटिका के छठे पाठ उपसर्ग में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों? उपसर्ग। अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? प्रीफिक्स। ठीक है, आप लोगों को पिछली कक्षा में बताया ही गया है कि उपसर्ग क्या होता है। यह किसी भी शब्द के पहले जोड़ा जाता है, ठीक है, जिससे कोई नया शब्द बनता है। तो आइए अब विस्तार पूर्वक इस पाठ में हम इसको पढ़ते हैं, इस कक्षा के इस पाठ में, ठीक है, 7वीं कक्षा में। तो उपसर्ग शब्द उप जोड़ सर्ग दो शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है। उपसर्ग जो होता है वो शब्द नहीं होता है, शब्दांश होता है, मतलब शब्द का एक अंश होता है, यह पूरा शब्द नहीं होता, ठीक है। तो उपसर्ग को अच्छे से समझने से पहले ये चित्र देखो आप। ये क्या है? परिवार, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? सपरिवार, ठीक है। ये है परिवार, ये पूरा परिवार है। और यहाँ पर क्या लिखा है? सपरिवार, मतलब परिवार में क्या जुड़ा हुआ है बच्चों? स जुड़ा हुआ है, एक अंश, एक शब्दांश इस शब्द में जुड़ा हुआ है। आपने देखा कि परिवार शब्द के पहले स वर्ण लगा दिया गया है, और तो शब्द क्या बन गया है? सपरिवार। स जैसे शब्दांश शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ को ही बदल देते हैं, ठीक है। तो ऐसे आगे लगने वाले शब्दांशों को ही हम उपसर्ग कहते हैं। मैंने पहले ही आपको बताया कि किसी शब्द के आगे कोई शब्दांश आकर जुड़ जाए और उस पूरे शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला दे तो उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। देखिए आसान शब्दों में तो मैंने बताया, ये पुस्तक की भाषा जो है वो देखते हैं। वे शब्दांश जो मूल शब्दों, मतलब मूल मतलब ओरिजिनल शब्द, ठीक है, मूल शब्दों के प्रारंभ में, स्टार्टिंग में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं, ठीक है। अब उपसर्ग की कुछ प्रमुख विशेषताएं होती हैं, कुछ 3 विशेषताएं जिसको जानना बहुत आवश्यक है। तो पहली विशेषता क्या होती है? उपसर्ग का प्रयोग शब्दांश के रूप में ही होता है। उपसर्ग जो होता है कभी भी पूरा शब्द नहीं होता, एक अंश होता है। उपसर्गों का स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं हो सकता। उपसर्ग का प्रयोग कभी भी किसके साथ होता है? शब्दों के साथ ही होता है। स्वतंत्र रूप से इसका प्रयोग कहीं भी नहीं होता। इसके प्रयोग से मूल शब्दों के अर्थ का परिवर्तन हो जाता है। हाँ, ठीक है, ये अगर आप उपसर्ग का प्रयोग करेंगे तो मूल शब्द जो है उसका अर्थ ही बदल जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, ये परिवार है मतलब फैमिली, और ये सब परिवार मतलब परिवार के साथ। स का यहाँ पर क्या अर्थ हो गया? साथ। तो यहाँ अर्थ बदल गया ना, ये परिवार हो गया, सब परिवार मतलब परिवार के साथ, ठीक है। तो बिल्कुल अर्थ ही बदल देता है। अब उपसर्ग के भेद। उपसर्ग के कुल 5 भेद यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। पहला, हिंदी भाषा में संस्कृत से उपसर्ग भी लिए गए हैं, संस्कृत के अव्यय भी हैं, हिंदी के भी उपसर्ग हैं, उर्दू के भी उपसर्ग है और अंग्रेजी के भी अव्यय हैं। इन सबको इंक्लूड किया गया है, इन सबको लिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? संस्कृत के उपसर्ग, ठीक है। तो आइए संस्कृत के उपसर्ग पढ़ते हैं। संस्कृत के उपसर्ग बच्चों, हिंदी भाषा में ना संस्कृत के कुल 21 उपसर्गों को लिया गया है, ठीक है। जहां देखिए हर उपसर्ग का कोई ना कोई अर्थ है। जैसे अ का मतलब होता है नहीं अभाव, जैसे इससे बने शब्द अन्याय, मतलब जहां न्याय नहीं हो। अहिंसा मतलब, ठीक है, अमर, अधर्म, अखंड, ठीक है, तो इसका अर्थ होता है नहीं अभाव। अन का भी मतलब होता है नहीं अभाव। अति का अर्थ होता है अधिक। अधि का अर्थ होता है बड़ा। अभी का अर्थ होता है तरफ, सामने, मतलब ये इस अर्थों में प्रयोग किए जाते हैं और इनसे बने हुए शब्द यहाँ पर है, ठीक है। तो आपको क्या करना है? इन सारे उपसर्गों, जैसे देखिए ये 21 उपसर्ग है, किस भाषा से लिए गए? संस्कृत से। तो इनके 21 उपसर्गों का सबसे पहले तो आपको अर्थ पता होना चाहिए कि किस अर्थ में इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे साथ, मैंने परिवार वाले, ये देखिए परिवार वाले उदाहरण में आपको बताया ना कि परिवार मतलब पूरा परिवार, और स लग गया तो परिवार के साथ। तो स किस अर्थ में प्रयोग में लाया जाता है? साथ के अर्थ में। तो आपको क्या करना है? इसको पूरा पढ़ना है। मैं तो वैसे आपको पढ़ा रही हूँ, लेकिन आपको क्या करना है? इसमें से कम एक उपसर्ग का, 21 में से एक 21 उपसर्गों का अर्थ भी समझना है और उनसे संबंधित 2 उदाहरण भी आपको लर्न करने हैं, ठीक है, प्रैक्टिस करना है, इसको भी याद कर लेना है। जैसे स्व मतलब अपना, स्वतंत्र, अपनी आजादी। स्वराज अपना राज्य। स्वच्छंद मतलब स्वच्छंद रूप से विचरण करना। सम मतलब पूर्ण, अच्छा, संपूर्ण, है ना, सम्मान।
संपत्ति, तो देखिए दोनों के अर्थ में हुआ। वैसे ही ये 21 है, ठीक है। तो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में कितने उपसर्ग लिए गए हैं? पूरे 21। अच्छा, ख, उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय। अच्छा, उपसर्ग की तरह संस्कृत के कुछ अव्यय भी हैं जो जिनका भी प्रयोग किया जाता है। जैसे कु, कु का अर्थ होता है बुरा, ठीक है। जैसे कुसंग, कुकर्म, कुपुत्र, है ना। हम कहते हैं ना जो अच्छा पुत्र होगा उसको सुपुत्र कहते हैं, और जो बुरा होता है उसको क्या कहते हैं? कुपुत्र कहते हैं, ठीक है। तो ये कितने अव्यय हैं? तो ये कुल 7 अव्यय हैं, संस्कृत के अव्यय हैं जिनका प्रयोग उपसर्ग की भांति हिंदी में किया जाता है। तो कु का अर्थ बुरा होता है, और इससे क्या क्या शब्द बने हैं? उदाहरण यहाँ पर कुसंग, कुकर्म, कुपुत्र। अधः, अधः का मतलब होता है नीचे, जैसे अधोमुखी, अधोपतन, अधोगति। चीर का मतलब होता है बहुत, चीरकाल मतलब आप चिरायु हो जाओ, ठीक है। चिरंजीवी भव, ठीक है, तो मतलब अधिक उम्र। अंतर, अंतर का मतलब होता है अंदर, अंतरात्मा, अंतरराष्ट्रीय, अंतरदेशीय। पूरा, पूरा मतलब प्राचीन, पुरातन, पुरातत्व, पूरा जीव। और पुनर, पुनर मतलब फिर से, जैसे पुनर्मन, मिलन, पुनर्जन्म, पुनर्निर्माण। और सत मतलब अच्छा, सत्कार, सत्कर्म, सज्जन, ठीक है। तो इसे भी बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, समझना है, ठीक है। इसका अभ्यास करना है। और आपको करना क्या है? आपकी फेयर की कॉपी में आप क्या करोगे? सबसे पहले पाठ संख्या लिखोगे कि अध्याय 6, ठीक है। उसके बाद लिखोगे अध्याय का नाम, उपसर्ग, ठीक है। उसके बाद आप क्या लिखोगे कि वे शब्दांश जो मूल शब्दों के प्रारंभ में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। उसके बाद उपसर्ग के भेद और संस्कृत के उपसर्ग। तो संस्कृत के उपसर्ग हेडिंग डाल दोगे ऐसे ही जैसे यहाँ पे पुस्तक में दिया हुआ है, और आपको क्या करना है? ऐसे ही कॉलम बनाने हैं, 21 उपसर्ग लिखने हैं, उनका अर्थ लिखना है। अर्थ तो आपको लिखना ही है, साथ ही साथ कम से कम 3-3 उदाहरण देने हैं, 5-5 नहीं, कम से कम 3-3, ठीक है। तो देखिए मैं बिल्कुल फोन को आपके जो भी लिखी हुई बातें उसके बिल्कुल नजदीक में लाई हूँ, जिससे कि आप आराम से पॉज कर सके वीडियो को और लिख सके। तो जब आप एक बार इसे फेयर की कॉपी ऐसे ही सुंदर टेबल सा बना के साफ साफ सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में, प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, ठीक है, लिखना है, जिससे कि ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो जाए और आप समझ भी जाए। फिर ख नंबर डालोगे कि उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय। तो ये कुल 7 है, इनको भी एक टेबल बना के ऐसे ही तालिका बनाना है। टेबल को हिंदी में तालिका कहते हैं। ऐसे एक तालिका बनाना है और बहुत ही सुंदर तरीके से इसको भी लिखना है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो उपसर्ग के भेद में हमने हिंदी के भी उपसर्ग पढ़े थे, है ना। तो हिंदी के उपसर्ग में कौन कौन से उपसर्ग आते हैं? अ और अन। इसका अर्थ भी अभाव होता है, निषेध, मतलब किसी चीज की मनाही। तो इसके उदाहरण क्या है? अधर्म, असत्य, अछूत, अनपढ़ और अनमोल, ठीक है। अध का मतलब होता है आधा, अधमरा, ठीक है, जो आधा मरा है। अध खिला, जो आधा खिला है। अध पका मतलब जो पूरे तरीके से नहीं पका हुआ है, अध पका है। ऊ का मतलब अभाव या रहित, जैसे उऋण, उजाड़, है ना। उन का मतलब एक कम, जैसे 49 मतलब 50 में एक कम, ठीक है। 39 मतलब 40 में एक कम। 29 मतलब 30 में एक कम। 59 मतलब 60 में एक कम। कु मतलब बुरा, कुसंगत, कुकर्म, कुढंग, कुचाल। तो ये संस्कृत में भी आता है और हिंदी के उपसर्ग में भी आता है। दु मतलब बुरा और हीन, ठीक है, दुहस, दुहसह, दुबला। नी का मतलब होता है रहित, जैसे निहत्था, निडर, जिसमें डर ना हो। निकम्मा, जो बिल्कुल काम धंधे का ना हो। भर मतलब पूरा, जैसे भरसक, भरपूर, भरपेट, है ना। तो ये हमारे कितने उपसर्ग हैं हिंदी के? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ठीक है। तो इन 8 को भी ऐसी सुंदर सी तालिका बना के अपनी फिर की कॉपी में लिखना है। फिर आता है उर्दू के उपसर्ग। हाँ बच्चों, कुछ उर्दू भाषा के उपसर्ग हैं जो हमारे हिंदी में लिए गए हैं, ठीक है। जैसे ना मतलब नहीं, जैसे तू तो बड़ा नालायक है कहते हैं ना, जिसमें बिल्कुल भी अच्छे गुण ना हो, नापसंद, जिसको पसंद नहीं किया जा सके। ब अनुसार या के साथ, बखूबी मतलब बहुत ही खूबसूरती के साथ। बतौर, है ना, किसी चीज के साथ, किसी नियम के साथ। बनाम, बद मतलब बुरा, जैसे बदकिस्मत, बदसूरत, बदनाम। बा का मतलब साथ, बाइज्जत, इज्जत के साथ, बाकायदा, कायदे कानून के साथ। बे का अर्थ होता है बिना, बेकाबू, जो काबू में ना हो। बेईमान, जिसमें बिल्कुल ईमान नहीं हो। बेअदब, जिसमें बिल्कुल भी अच्छाइयां मतलब
व्यवहार का अच्छा तरीका ना हो, बेअकल मतलब जिसमें बिल्कुल बुद्धि ना हो। ला मतलब बिना, नहीं, ठीक है। ला मतलब लापरवाह, जिसमें कोई भी परवाह ना हो, जिसमें केयरिंग का गुण ना हो। लाइलाज, जिसका कोई भी इलाज ना हो सके। तो ये सब उर्दू के हैं। हम, साथ, हम का अर्थ होता है साथ। हम दर्द, हम उम्र, हम सफर, हम राज। गैर का मतलब होता है निषेध, है ना, गैर कानून, जो कानून के हिसाब का नहीं हो। गैर हाजिरी, ठीक है। गैर मुल्क मतलब दूसरा मुल्क, ठीक है। इसके साथ ही साथ हिंदी भाषा में कुछ अंग्रेजी के भी अवयवों का प्रयोग होता है उपसर्ग के तौर पर, ठीक है, उपसर्ग के हिसाब से। जैसे चीफ, चीफ का अर्थ होगा प्रधान, चीफ मिनिस्टर, चीफ कमिश्नर। डिप्टी, डिप्टी का अर्थ होता है सहायक, डिप्टी इंस्पेक्टर, डिप्टी कमिश्नर। और वाइस, वाइस का भी मतलब होता है सहायक, वाइस प्रेसिडेंट, वाइस कैप्टन, वाइस प्रिंसिपल, ऐसे शब्द हमको सुनने को मिलते हैं। तो हिंदी भाषा में क्या है, उपसर्गों को इसी तरीके से अपना लिया गया है, ठीक है बच्चों। और इसमें कुल 2 प्रश्न है कि उपसर्ग किसे कहते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट करें। भाषा, हिंदी भाषा के उपसर्ग का प्रयोग कितने प्रकार से होता है, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है, पहले बुक में आपको ये करना है बच्चों कि आपको चैप्टर का शीर्षक लिखना है, पाठ का शीर्षक लिखना है, उपसर्ग, प्रीफिक्स, और इसके बाद आपको उपसर्ग किसे कहते हैं वो लिख देना है। तो क्वेश्चन नहीं बनाना है, डायरेक्टली लिख देना है उपसर्ग लिखने के बाद कि वे शब्दांश जो मूल शब्दों के प्रारंभ में जुड़के उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। फिर उपसर्ग के भेद, क संस्कृत के उपसर्ग, ख संस्कृत के अव्यय, ग हिंदी के उपसर्ग, घ उर्दू के उपसर्ग, अंग्रेजी के अंग अंग्रेजी के अव्यय। फिर आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में ऐसी ही सुंदर सा टेबल बना देना है और क्या करना है आपको, ये उप संस्कृत के उपसर्ग ऊपर हेडिंग डाल के, है ना, शीर्षक डाल के, फिर ये संस्कृत के 21 उपसर्गों के नाम, उनके अर्थ और कम से कम 2 या 3 उदाहरण लिखने हैं, ठीक है। 2 भी लिख देंगे तो बहुत है, 2-2 उदाहरण लिखिएगा इन सबके। फिर नीचे आइए, उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय भी हैं आपके साथ है, इनके भी आपको 2-2 उदाहरण लिखने हैं अर्थ के साथ। फिर आपको क्या करना है, ऐसे ही हिंदी के जितने भी उपसर्ग हैं उनका भी क्या करना है, 9 है, इन 9 का नाम, इनका अर्थ और उदाहरण 2-2, ठीक है। फिर उर्दू के उपसर्गों का भी नाम, अर्थ और उदाहरण। फिर अंग्रेजी के अवयव का भी नाम, अर्थ और उदाहरण लिखना है अपनी कॉपी में। फिर ये 2 प्रश्नों से संबंधित आपको PDF भेज दिए जाएंगे और आपके अभ्यास कार्य, पुस्तक अभ्यास कार्य का भी आपको PDF भेज दिया जाएगा, जिसको आपको अपनी पुस्तक में करना है। अच्छा बच्चों, आप अपना ध्यान रखें, घर में रहें और साथ ही साथ पढ़ाई पर भी ध्यान दें। इस पाठ को पूरा करें, ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करें। आपके घर में जो भी रफ की कॉपी बची हुई हो, जितना अभ्यास करेंगे उतना ही अच्छे तरीके से आप संधि भी समझ पाएंगे, उपसर्ग भी समझ पाएंगे, और आपको मैंने समास भी पढ़ा दिया है तो आप समास भी अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। अच्छा बच्चों, इस पाठ में इतना ही। अगले पाठ के साथ हम फिर मिलेंगे। जय हिंद बच्चों।